अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा है जी आज का 5। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं, एक तो डिस्कशन करेंगे होम असाइनमेंट की। कल आपको जो क्वेश्चन दिए गए थे उनकी डिस्कशन होगी। फिर इसके बाद नया कंसेप्ट हम आज डिस्कस करेंगे, रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर। रेवोकेशन को लैप्स ऑफ ऑफर भी कहते हैं, यानी क्या ऐसा हो सकता है कि ऑफर की गई हो और उसके बाद वो ऑफर कैंसिल हो जाए, खत्म हो जाए, एक्सेप्ट ना हो। देखिए, अगर एक बंदा दूसरे पर्सन को कोई ऑफर करता है और दूसरा पर्सन एक्सेप्ट कर ले इसको, तो ये तो हैप्पी एंडिंग होगी ना, ये तो अच्छी बात हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ऑफर तो की गई हो लेकिन फिर वो एक्सेप्ट नहीं हुई, एक्सेप्ट होने से पहले ही खत्म हो गई? तो अगर कोई ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले ही खत्म हो जाए, इसे कहते हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर या लैप्स ऑफ एन ऑफर। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि वो कौन से सर्कमस्टेंसेस है, वो कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑफर लैप्स हो जाती है। लेकिन रेवोकेशन ऑफ ऑफर के कंसेप्ट की तरफ जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए प्रीवियस लेक्चर में से। जी जी, शाबाश। हाउ टू कम्युनिकेट में वो ये कहता है कि जो ऑफर है वो हम कम्युनिकेट करते हैं। इसको कम्युनिकेट करने के दो तरीके हैं, एक एक्सप्रेस कम्युनिकेशन हो सकती है और एक इम्प्लाइड कम्युनिकेशन। एक्सप्रेस कम्युनिकेशन आपको पता है जो अल्फाज से होती है, ठीक है, वो अल्फाज चाहे रिटन हो चाहे वर्बल हो। अगर अल्फाज के जरिए से कम्युनिकेशन की गई है तो वो एक्सप्रेस होगी, और अगर कम्युनिकेशन कंडक्ट के जरिए से की गई है तो वो इम्प्लाइड होगी। ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों एक्सप्रेस भी हो सकती हैं और इम्प्लाइड भी हो सकती हैं, ठीक है। एक्सप्रेस की एग्जांपल, जैसे अगर मैं भाईजान से पूछूं कि क्या आप ये चीज इतने रुपयों में खरीदेंगे और ये कहते हैं यस, तो मैंने ऑफर भी एक्सप्रेस की और इनकी तरफ से एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस हुई। ये कम्युनिकेट हो गया ना, एक्सप्रेसली कम्युनिकेट हो गया, मतलब अल्फाज के जरिए से कम्युनिकेट हो गया। लेकिन जब कम्युनिकेशन अल्फाज नहीं कंडक्ट के जरिए से हो, ठीक है, इशारों से हो, फॉर एग्जांपल कंडक्ट के बिहेवियर से, तो फिर उसे कहते हैं इंप्लाइड कम्युनिकेशन। जैसे इसकी एग्जांपल दी थी, ट्रैफिक सिग्नल पे जो गाड़ी को साफ करने वाला आता है वो उसकी तरफ से इंप्लाइड ऑफर होती है कि आप अपनी गाड़ी के शीशे साफ करवा लीजिए। और अगर हम साइलेंटली उसके गुड या सर्विसेज से फायदा उठा लेते हैं तो और कुछ नहीं बोलते, तो ये हमारी तरफ से इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है, यानी किस तरीके से आप ऑफर या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करते हैं, वो दो तरीके, वही एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। लॉ कहता है इम्प्लॉयड कम्युनिकेशन भी उतनी ही इफेक्टिव है, उतनी ही इसका इफेक्ट है जितना कि एक्सप्रेस का, ठीक है। जैसे चाहे ऑफर या एक्सेप्टेंस या कॉन्ट्रैक्ट रिटन हो या वर्बल हो, दोनों इक्वली इफेक्टिव होते हैं। उसी तरह वो चाहे वर्बल हो चाहे बाय कंडक्ट हो, फिर भी इक्वली इफेक्टिव होते हैं। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? इन्विटेशन टू ऑफर इज एन ऑफर, इसकी भाई कह रहे हैं कि जो पहली दो लाइंस हैं ये समझा दीजिए। पहली दो जो एग्जांपल्स में पूछ रहे हैं कि ऊपर वाली पूछ रहे हैं? ऊपर वाली कह रहा है इफ ए पर्सन इनवाइट्स अदर्स टू मेक ऑफर, कह रहा है अगर एक बंदा किसी दूसरे को इनवाइट कर, ऑफर नहीं कर रहा बल्कि इनवाइट कर रहा है कि आप ऑफर करें, आप ऑफर करें। एक होता है ऑफर करना, एक होता है किसी को कहना कि आप ऑफर लगाएं, ठीक है। खुद ऑफर करना और किसी दूसरे से कहना कि आप ऑफर लगाएं, इनमें फर्क है। जब हम किसी दूसरे को कहते हैं ना कि आप ऑफर लगाएं, तो फिर इसका मतलब है एक्सेप्टेंस हमारे हाथ में है। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप मेरी गाड़ी 20 लाख में खरीदेंगे, ये मैं ऑफर कर रहा हूं, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे इस तरह पूछूं कि आप मेरी गाड़ी कितने में खरीदेंगे, ये मैं आपको ऑफर नहीं कर रहा, नोट कीजिएगा अल्फाज, आप मेरी गाड़ी कितने में खरीदेंगे, ये मैं ऑफर नहीं कर रहा बल्कि इनवाइट कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ऑफर लगाएं। आप फिर जो ऑफर लगाएंगे वो मेरे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, मैं देखूंगा क्या वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। अगर एक्सेप्टेबल है तो मैं यस कर दूंगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। यही वो समझा रहा है कि सम टाइम आपने अपना केस स्टडी में अल्फाज के ऊपर गौर करना है, अल्फाज के ऊपर गौर करना है कि क्या, बल्कि एक अच्छा केस स्टडी भी आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो अल्फाज ऑफर के हैं या किसी दूसरे बंदे से कहा जा रहा है कि आप ऑफर लगाइए। तो जब हम किसी दूसरे पर्सन को कहते हैं कि आप ऑफर लगाइए, उसे हम कहते हैं ये इन्विटेशन टू ऑफर है। यही कह रहा है इफ ए पर्सन इनवाइट्स अदर्स टू मेक ऑफर, वो दूसरों को इनवाइट करता है ऑफर करने के लिए, इसको हम क्या कहेंगे, ये ऑफर नहीं है, ये क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। देयरफॉर रिस्पॉन्स बाय अदर पर्सन शैल बी ऑफर।
जो दूसरा बंदा हमें रिस्पॉन्ड करेगा वो क्या होगा? ऑफर। एक्सेप्टेंस नहीं है वो, एक्सेप्टेंस फिर हमने करनी है। क्लियर हुए बात? चलिए और कोई क्वेश्चन? जी जी, किसकी? कंडीशनल ऑफर की। जैसे फर्ज कीजिए हमने कहा कि अगर आप ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म सबमिट करवाना है, लेकिन उसके साथ जरूरी है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी सबमिट करवाएं। अगर ये कंडीशन है, अब क्या हर बंदा जो फॉर्म सबमिट करवाएगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं, बल्कि किसके साथ? जो बंदा भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि साथ जो कंडीशन लगाई गई है वो जरूर परफॉर्म करे। और वो कंडीशन क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का सबमिट करवाना। कंडीशन और भी हो सकती हैं, जैसे ये भी कंडीशन हो सकती है कि जो भी एडमिशन, जैसे बाजुकात जब ऑफर की जाती है ना एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो कहा जाता है कि अप्लाई कीजिए 25 तारीख से पहले पहले तक। इसमें हमने कंडीशन टाइम की लगा दी कि 25 तारीख से पहले पहले, यानी रिस्पांस करना है, लेकिन कब करना है? 25 तारीख से पहले पहले। बल्कि इसके ऊपर एक लीगल केस भी मुझे याद आ गया। कुछ लोगों का इंटरव्यू हुआ और उनमें से जो बोर्ड था इंटरव्यू करा था, उसने एक कैंडिडेट को फाइनल कर दिया। फाइनल कर दिया तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर सेंड किया। अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा था कि हम आपको इस पोजीशन पे अपॉइंट कर रहे हैं, सैलरी इतनी होगी, जो भी लिखी हुई है। अगर आपको मंजूर हो तो आप 26 तारीख को इस ऑफिस में आके अपनी ज्वाइनिंग दीजिए। ठीक है, अब इसमें कंडीशन लगा दी गई। क्या लगा दी गई? कि 26 तारीख को आना है और इस वाले ऑफिस में आना है। अब अगर वो पर्सन 28 तारीख को आता है तो क्या उसका 28 तारीख को आया तो पता चला उसकी जगह पर दूसरा बंदा बैठा काम कर रहा था, उसने तो शोर मचा दिया। उसने कहा आपने मुझे ऑफर किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मेरी जगह किसी और को क्यों बिठा सकते हैं? कैसे बिठा सकते हैं? केस कर दिया। जज ने क्या फैसला किया? क्या इसको अपॉइंटमेंट जॉब मिलनी चाहिए? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि जो ऑफर लेटर था उसके साथ कंडीशन अटैच थी, जो कि उसने कंडीशन पूरी नहीं की। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल हो गई हमारी कि ऑफर कंडीशन हो सकती है। भाई ये बात समझ आई? अच्छा, लेकिन याद रखिएगा ऑफर कंडीशनल हो सकती है। आगे क्या कहने लगा? सोचे, ऑफर कंडीशन हो सकती है लेकिन एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस एज इट इज देनी पड़ती है। अगर आप एक्सेप्टेंस की टर्म्स एंड कंडीशन कोई भी मॉडिफिकेशन करें ना, अगर एक्सेप्टेंस को कंडीशनल बनाने की कोशिश करें तो वो फिर एक्सेप्टेंस नहीं रहती, वो काउंटर ऑफर बन जाती है। वो फिर काउंटर ऑफर। जैसे अगर वो कैंडिडेट कहता कि सर 26 नहीं मैं तो 30 तारीख को आ पाऊंगा, 26 नहीं मैं तो 30 तारीख को आप, तो क्या अब बाइंडिंग हो गया कंपनी के ऊपर वो 30 तारीख तक इंतजार करे? नहीं, बल्कि उसका ये कहना कि मैं 26 नहीं 30 को आएगा तो आऊंगा, ये एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन उसने एक्सेप्टेंस को एज इट इज नहीं किया ऑफर कैसा, उसने मॉडिफाई कर दिया। तो जब आप ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो याद रखें वो एक्सेप्टेंस नहीं रहता, वो काउंटर ऑफर बन जाता है। और काउंटर ऑफर का बड़ा डेंजरस वेपन है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या करता है? ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देता है। आप एक दफा काउंटर ऑफर करने के बाद ओरिजिनल ऑफर को भी पिक करना चाहे ना तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, जूते लेने के लिए गए, पूछा कितने के जूते? उसने कहा 2000 के, हमें पसंद बढ़िया है। हमने कहा भाई 1800 के लगाओ, उसने कहा नहीं लगाना। हमने कहा ये लो 2000, उसने कहा नहीं 2000 के भी नहीं देने। आपने जूतों की तौहीन कर दी। 2000 के भी क्या लीगली हम उससे 2000 के जूते खरीद सकते हैं? क्यों? उसने 2000 की ऑफर लगाई थी जो हमें मंजूर है। हाँ, दरमियान में काउंटर ऑफर भी तो थी। काउंटर ऑफर ने ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर दिया। अब लीगली हमने जो उसे 2000 पे कह रहे हैं ना कि ये 2000 पकड़ो हमें जूते बेच दो, ये हमारी तरफ से ऑफर है। फर्क समझ आ रहा है? तो काउंटर ऑफर और कैंसल्स ओरिजिनल ऑफर, ये चीज बहुत समझने वाली है। केस स्टडी में इस कंसेप्ट को यूज करता है। समझ आए जी? और कोई क्वेश्चन? सर जी क्या लीगल? जी पूछे मेरे भाई, पूछे हाइब्रिड में से पूछे। लीगल नहीं ये माइक को क्या है? ये भाई इसका बटन होता है, वो बटन ना आपने नहीं प्रेस करना। वो पीछे है कोई स्टाफ मेंबर है कोई? हाँ जी, ये जरा इनको बताइए माइक का। लीगल ऑब्लिगेशन और लीगल रिलेशनशिप में कोई फर्क है? लीगल ऑब्लिगेशन और लीगल रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे कंडीशंस में लिखा हुआ है ऑफर की कि इंटेंशंस टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। हाँ जी, लेकिन जो सोशल हमारा क्या कहते हैं, कोई भी अगर एग्रीमेंट हुआ है उसमें जरूरी तो नहीं है कि लीगली बाउंड हो, तो फिर क्या ये कंपलसरी है? हाँ नहीं देखें, सोशल रिलेशन, पहली चीज लीगल ऑब्लिगेशन कह लें या लीगल रिलेशनशिप कह लें, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल रिलेशनशिप का मतलब ही यही है
कि पार्टीज के कुछ लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी। तो लीगल रिलेशनशिप और लीगल ऑब्लिगेशंस का मतलब एक ही है। हाँ, जो सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें चूंकि कोई लीगल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती, तो ना किसी पार्टी का कोई लीगल रिलेशनशिप, ना किसी पार्टी का कोई लीगल ऑब्लिगेशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही क्रिएट नहीं होता। लेकिन जो बिजनेस डीलिंग्स होती हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है। उसमें अगर आप कोई डीलिंग करते हैं तो आपके ऑब्लिगेशन अराइज होते हैं, आप बाय लॉ जिम्मेदार होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो बिजनेस के लिए किया है, वरना आपके खिलाफ डैमेजेस का केस हो सकता है। ठीक है, तो सोशल डीलिंग में लीगल केस एक दूसरे के ऊपर फाइल नहीं किए जा सकते, बिजनेस डीलिंग में लीगल केसेस एक दूसरे के ऊपर फाइल किए जा सकते हैं। क्लियर जी? यस सर। और कोई क्वेश्चन जी? अच्छा, वैसे मेरे दिल में आ रहा है कोई लीगल कंसेप्ट है मजीद इलेबोरेट कर दूं, लेकिन करूंगा तब जब आप मुझे तसल्ली कराएंगे कि अभी तक का जो कुछ पढ़ा है वो आपको समझ आ रहा है। ये ना हो कि बेसिक कंसेप्ट समझ आ नहीं रहे और एडवांस बता दो। ठीक। अच्छा, लॉ ये कहता है कि जो सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उनमें नॉर्मली लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता। लेकिन लॉ कहता है इसका ये मतलब नहीं है कि दो रिश्तेदारों में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। हो सकता है, लेकिन आपको वो कॉन्ट्रैक्ट में एग्री करना पड़ेगा कि अगर किसी पार्टी ने वायलेशन की तो दूसरी पार्टी के पास हक होगा, वो कानूनी चाराजोई कर सकती है। आपने अक्सर इस तरह के अल्फाज किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होंगे कि पार्टी कानूनी चाराजोई करने का हक महफूज रखती है। ये आपने इस तरह के अल्फाज पढ़े, या आगे चल के जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट सामने आएंगे ना आपके, तो उनमें लिखा होता है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में कोई भी पार्टी दूसरी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक में। ये अल्फाज इसलिए, इन अल्फाज से पता चलता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है कि नहीं। इस तरह अगर दो पार्टीज के दरमियान जो के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके दरमियान में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो और उसमें ये एग्री कर दिया जाए कि खिलाफ वर्जी करने की सूरत में एक पार्टी दूसरे के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखती है, तो फिर ये लीगली इन्फोर्सेबल होगा। लॉ में एक एग्जांपल दिया है, हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा हो गया, वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ के पेरेंट्स के घर चले गई, फिर उसके बाद फैमिली के बड़े लोग पड़े, तो उन्होंने कहा भाई इस शर्त पे सुलह होगी कि हर महीने हस्बैंड जो ना खर्चा नहीं देता, हर महीने ये फॉर एग्जांपल ये 25,000 रुपये खर्चा अदा करेगा। लेकिन इसको रिटर्न फॉर्म में डॉक्यूमेंट करवा लिया गया और उस कॉन्ट्रैक्ट के नीचे लिख दिया गया खिलाफ वर्जी की सूरत में पार्टी दूसरे के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखती है। बज़ाहिर अब ये भी सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है, डोमेस्टिक नहीं है, क्या है? तो डोमेस्टिक, लेकिन क्या इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? यस है। ठीक है, इसकी वायलेशन होना तो इसको लीगली इन्फोर्स करवाया जा सकता है। तो नॉर्मली डोमेस्टिक, सोशल और रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। लेकिन अगर पार्टी एग्री कर ले कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, अगर पार्टी एग्री कर ले तो फिर उसको लीगली इन्फोर्स करवाया जा सकता है। ये पिक किया ये कंसेप्ट? शाबाश जी। और कोई क्वेश्चन जी? हाँ, उसने इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में एग्जांपल दी है कि गुड्स वुड बी परचेज्ड और सोल्ड बाय टेंडर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, देखें, अगर हमने कोई चीज़ खरीदनी है, हम क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, कम से कम 3 दुकानों से पता करते हैं कि ये चीज़ कितने की है, ताकि हम जो है कम से कम रेट पे वो चीज़ खरीद सके और अच्छी चीज़ खरीद सके। अच्छा, अब जो कंपनी है या बड़े लेवल पे जो बिजनेस करते हैं ना, वो मार्केट में जाके एक एक दुकान से पता नहीं करते। जो लार्ज लेवल पे बिजनेस करते हैं ना, उन्होंने जब चीज़ खरीदनी होती है वो अखबार में इश्तिहार देते हैं कि हमें ये चीज़ खरीदनी है, जो हमें ये चीज़ सप्लाई कर सकता है रेट बताइए अपना। इसको कहते हैं टेंडर इशू करना। ये जो अखबार में आता है ना, टेंडर इशू करना, ये टेंडर चीज़ों को खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी अखबार में छपवाया जा सकता है। ठीक है, आप रिसेंटली संडे का कोई सा भी अखबार देख लें, मोस्ट प्रोबेबली आपको किसी न किसी पेज पे कोई ना कोई टेंडर नोटिस नजर आ ही जाएगा। ठीक है, अब वैसे रिवाज थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि आपको तो अखबार के अलावा दूसरे मीडियम भी आ गया, लेकिन अभी भी टेंडर नोटिस इशू होते हैं अखबारों में। ठीक है, तो ये जो नोटिस होता है ना कंपनी, क्वेश्चन अब यहाँ पे ये है कि क्या ये जिस बिजनेस ने चीजों को खरीदने के लिए टेंडर नोटिस छपवाया अखबार में, ये उसने ऑफर इशू की है कि इन्विटेशन टू ऑफर है उसकी तरफ से? तो वो बता रहा है कि ये इन्विटेशन टू ऑफर है,
ये दूसरे लोगों से पूछ रहा है रेट बताइए आप किस रेट में हमें सप्लाई करेंगे। अब ये जो दूसरी पार्टी जवाब देंगी ना, एक कहे कि मैं इस रेट पे सप्लाई करता है, दूसरे, ये दूसरी पार्टी की तरफ से जो जवाब आया है ये ऑफर है, शाबाश ये ऑफर है, ठीक है। तो पार्टी जो जिसने टेंडर नोटिस इशू करवाया वो चाहे तो जिसको मर्जी एक्सेप्ट करे, जिसको मर्जी रिजेक्ट करे। अगर 4 पार्टीज ने रेट दिया और उसने मिनिमम वाला रेट के साथ एग्रीमेंट कर लिया, बाकी चीजों को रिजेक्ट कर लिया, तो जिनको रिजेक्ट किया क्या वो केस कर सकते हैं? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि उनकी तरफ से ऑफर थी जो उसने एक्सेप्ट नहीं की। ये क्लियर हो गई टेंडर वाली एग्जांपल, शाबाश। अब किसी ने अगर ऑप्शन वाली एग्जांपल पूछनी हो तो वो भी पूछ ले, वो रह गई है। पॉइंट 3 और 4 में क्या फर्क है? इधर पॉइंट 3 और 4, सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में, और ये नोटिस दैट टेंडर है, अखबार में इश्तिहार आया, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, अखबार में इश्तिहार, या बाज़ औक़ात किसी और मीडियम के जरिए से भी इश्तिहार दे सकते हैं, जैसे किसी वेबसाइट पे भी तो टेंडर नोटिस वेबसाइट पे भी तो इशू कर सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं, ये ना हो केस स्टडी में वो वेबसाइट का वर्ड यूज कर लें और आप कहें टेंडर तो सिर्फ अखबार में, सर ने एग्जांपल दी थी अखबार में छपता है, नहीं, वो उन कंपनीज की वेबसाइट पे भी अपीयर हो रहा होता है। सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि एक कंपनी जिसने अपनी चीज बेचनी है, ये जो टेंडर नोटिस है ना, ये नॉर्मली खरीदने वाला इशू करता है कि मुझे माल चाहिए, बताइए किस रेट पे कौन सप्लाई करेगा। ये जो सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये जिसने अपनी चीज बेचनी हो वो सेंड करता है। ये है सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे आप बैठे बैठे हो और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाए, असलम टैंक सर्विसेज, अपने घर की टैंकी को साफ करवाइए, ठीक है, और उसने अपना कोई नंबर वगैरह भी लिखा होता है। अब ये जो आपके पास मैसेज आया है, ये इनविटेशन टू ऑफर है या ऑफर है? ये सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो पार्टी सर्कुलेट करवा रही है। अब अगर आप कहें हाँ भाई जान आ जाए हमारे घर की टैंकी साफ करने के लिए, वो कहे सर ऑर्डर बहुत आ गए हैं, हमारी तवक्का से ज्यादा ऑर्डर आ गए हैं, हम मजीद कस्टमर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ, अगर आप रेट डबल करते फिर आ जाते हैं। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उसकी तरफ से इनविटेशन टू ऑफर थी। आपने जब फोन करके उनको बुलाया, ये आपकी तरफ से ऑफर थी। उन्होंने कहा ना भाई हम तो नहीं आ रहे, हमारे पहले ही ऑर्डर बहुत ज्यादा आ गए हैं, हम नहीं आ रहे। हाँ जी, तो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ये बात समझ आई? इसी तरह बाज़ औक़ात आपने अगर ईमेल अकाउंट बनाया हुआ तो आप देखते होंगे, बाज़ औक़ात किसी पब्लिशर की तरफ से जो बुक्स बना, जैसे सीए की बुक्स जो पब्लिश करते हैं फॉर एग्जांपल, उनकी तरफ से आपको ईमेल आ जाती है कि जी ये बुक्स आ गई, ये कुछ 2-3 बुक वेबसाइट्स हैं उनको मैंने सब्सक्राइब किया ना, तो उनकी ईमेल मुझे आ जाती हैं। वो कहते हैं जी इस महीने ये हमारी न्यू बुक्स पब्लिश हुई हैं, ये उनकी प्राइस है। ये वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे होते हैं। ये क्या है? इंफॉर्मेशन, ठीक है, सर्कुलेट कर रहे हैं। इन्विटेशन टू ऑफर है लीगली अगर कहें। अब अगर मैं उनको एक किताब का ऑर्डर देता हूं, ये मेरी तरफ से क्या है? अब अगर कहे सर देर कर दी आपने, ये किताब तो 2 दिन पहले की सारी बिक गई है कॉपीज, तो क्या मैं कहूंगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने? नहीं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, मैंने ऑफर की थी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो बाज़ औक़ात कहानी ऑफर से शुरू होती है, इन 4 सिचुएशन में कहानी इन्विटेशन टू ऑफर से शुरू होगी। आपने यही केस स्टडी में देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कहानी इन्विटेशन टू ऑफर से शुरू हो रही हो। अगर इन 4 या इन 4 से मिलती जुलती कोई सिचुएशन उसने केस स्टडी में डाल दी ना, तो फिर इसका मतलब हमारी कहानी कहां से शुरू हो रही है? इन्विटेशन टू ऑफर से। समझ है? ये 4 एग्जांपल आपको पक्की याद होनी चाहिए इन्विटेशन टू ऑफर वाले। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम अपने केस स्टडी की डिस्कशन की तरफ। कह रहा जी डिस्कस द टाइप ऑफ ऑफर इन द फॉलोइंग केसेस एंड वेदर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन क्रिएटेड। यानी 2 चीजें पूछ रहा है, टाइप ऑफ ऑफर भी बताओ और ये बताओ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का ही एक दूसरा नाम क्या कहता है? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वैलिड का लफ्ज इस्तेमाल ना भी करता फिर भी इसका मतलब ये, कॉन्ट्रैक्ट होता ही वो है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो उसको तो हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो कोई मसला, बात बात ऐसा होता है ना, वो जोर देने के लिए कोई लफ्ज साथ में ऐड कर देते हैं। ए आजम ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000, बाबर एक्सेप्ट्स इट। कौन सी ऑफर है? स्पेसिफिक ऑफर। बाबर एक्सेप्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? हो गया कॉन्ट्रैक्ट, बाबर ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे आपको मैसेज आता है मोबाइल में कि ये बुक हम पब्लिश कर रहे हैं, सिर्फ एक बुक पब्लिश कर रहे हैं, उसकी प्राइस भी साथ ही हो कि 500 में ये सेल कर रहे हैं,
जो भी आपको मोबाइल पे या ईमेल के जरिए से मैसेज आते हैं ना, जो भी प्रोमोशन, वो सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड, आजम एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर दैट ही वुड पे ₹50,000 टू एनीवन हु ट्रेसेस हिज डॉग। Babar, who knew about the reward, traced that dog and sent a message to Azam that he had found his dog. ठीक है, तो who knew about the reward, ये क्या कह रहा है? इसमें अहम चीज क्या है? जिसको रिवार्ड का पता था। ऑफर कम्युनिकेट हो गई, उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गई, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ? यस, हो गया। ऑफर कौन सी है? ये टाइप जनरल। अच्छा, सारा क्वेश्चन अगर यही रहता, यहां पे लिखता था बाबर हु डिड नॉट नो अबाउट द रिवार्ड, हाँ जी, तो फिर ऑफर तो होती जनरल, लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं क्यों ना होता? क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई, कम्युनिकेट नहीं हुई तो वैलिड नहीं है, वैलिड तो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, एक्सेप्टेंस नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो ना बताए कि उस पार्टी को पता था या नहीं पता था, आप दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर दें। क्या करेंगे? दोनों, कि इफ थर्ड पार्टी न्यू तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इफ थर्ड पार्टी डिड नॉट नो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। थर्ड, अमजद ऑफर्स टू सेल हिज सुजुकी मेहरान 2008 मॉडल टू, क्लियरली बता दिया कौन सी गाड़ी, ये नहीं कहा वन ऑफ माई मैनी कार्स। अगर कहता मैं वन ऑफ माई मैनी कार्स आपको 5 लाख में बेचता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट ना होता, क्योंकि ऑफर सर्टेन डेफिनेट। शाबाश, यहां पे उसने कह दिया भाई सर्टेन डेफिनेट, ठीक है। सेल हिज हबीब फॉर रुपीस 450,000, इज दिस ए वैलिड ऑफर? बिल्कुल वैलिड ऑफर है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है। सर इसमें हम एसेंशियल ऑफ ऑफर भी लिस्ट कर सकते हैं सर, बताने नहीं, ये देखिए मार्क्स पे डिपेंड करता है, क्या इसमें कोई अदर एसेंशियल की बात कर सकते हैं, मार्क्स पे डिपेंड करता है। ये नॉर्मली 1-2 छोटे-छोटे क्वेश्चन है, 1-2 मार्क्स के साथ होते हैं। सर्टेन एंड डेफिनेट भी तो शो करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये सर्टेन डेफिनेट हो। बाकी के एसेंशियल्स भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि 2 पर्सन है, ऑफरर और ऑफरी है, जैसे एक अमजद है और दूसरा कौन है, हबीब है, ठीक है। बाकी चीजें भी डिस्कस करना चाहे कर सकते, उसने कम्युनिकेट कर दिया है उसको, लेकिन वो डिपेंड, आप जितना ज्यादा ऐड करते जाएंगे क्वेश्चन तो लंबा होता जाएगा, तो आपने क्वेश्चन कितना लेंथी लिखना है ये डिपेंड करता है मार्क्स पे। जितने मार्क्स उतने लिहाज से क्वेश्चन आपने लिखना है, एक्सपेंड कर। क्या इसमें टाइप ऑफ ऑफर लिखना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं, पूछा ही नहीं, सिर्फ ये लिखें कि वैलिड ऑफर, यस वैलिड ऑफर है, तो इतना लिख दें, ठीक। लेकिन बाज़ औक़ात ना आपको कंसेप्ट समझाने के लिए सोल्यूशन में ज्यादा लिखा होता है, उसे मुराद ये नहीं होता कि आपसे एक्सपेक्टेड है। जैसे फर्ज कीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको एक टेस्ट में दूंगा कि डिस्क्राइब 4 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। जब इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा ना तो उसमें 6 एसेंशियल्स होंगे। टोटल कितने? 6 है ना एसेंशियल, 6 एसेंशियल्स होंगे। आप कहेंगे सर पूछे 4 थे, लिखे 6 हैं, ये क्या चक्कर है? तो मैं कहूंगा देखिए 4 पूछे थे ना, तो कोई स्टूडेंट कोई से 4 लिखेगा, कोई स्टूडेंट कोई से 4 लिखेगा। मैं अगर सिर्फ 4 लिखता तो बहुत से स्टूडेंट कहते सर बाकी वाले सही नहीं है क्या? वो भी तो सही है, वो क्यों नहीं लिखे? तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको जो सोल्यूशन दिया जाता है वो जितना रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर आपको लगे ना कि ये ज्यादा है तो आपने पूछ लेना है सर ये ज्यादा क्यों लिखा। जैसे उन्होंने पूछा, उसमें शायद आगे स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑफर भी बताई हुई है उसने, ठीक है, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में टाइप ऑफ बताई हुई है। हाँ, तो आपने पूछ लिया कि क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है लिखना, पूछा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कभी कभार चीजें आपको समझाने के लिए बता दी जाती है। ये क्लियर हो गया जी? आगे चलते हैं नेक्स्ट 3। सलमान परचेज्ड ए हॉर्स फ्रॉम इरफान एंड प्रॉमिस्ड टू बाय अनदर इफ द फर्स्ट वन प्रूव्स लकी। ठीक है, उसने कहा कि अगर पहला खुशकिस्मत साबित हुआ ना घोड़ा तो फिर दूसरा भी। सलमान रिफ्यूज टू बाय द सेकंड हॉर्स, कैन इरफान इन्फोर्स दिस एग्रीमेंट? क्यों नहीं एग्रीमेंट? ये इलीगल नहीं है। घोड़ा खरीदा कहां इलीगल हो गया? ये इलीगल नहीं है, खुदा का होगा। आधे नंबर मिलेंगे, आधे नंबर काट इसके। डिसीजन ठीक दिया है, बेसिस ऑफ डिसीजन इलीगल नहीं है, बल्कि क्या है? अनसर्टन है। ये सर्टन और डेफिनेट नहीं है, ठीक है। सर्टन कैसे पता चलाएंगे लकी है कि नहीं? कब पता चलेगा? क्या आप हमारा टीए बनना पसंद करेंगे 18,000 पर मंथ पे? यस सर, ठीक है। ये समझा, एग्जांपल दे रहा हूं
ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा अब सुने, क्या आप हमारा टीए बनना पसंद करेंगे? पैसे इतने मिलेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। अब बताइए, अब अगर ये यस करते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ अब की बार। क्यों नहीं हुआ? अनसर्टन है, यानी सर्टन और डेफिनेट नहीं। आप ये भी लिख सकते हैं सर्टन एंड डेफिनेट नहीं है, और ये भी लिख सकते हैं कि अनसर्टन है, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें भी लकी को अंडरलाइन करें। लकी होना अनसर्टन होता है। ठीक है, सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते ना लकी है क्या नहीं। 5 is a valid contract created on the basis of following offers। आपने बताना है कि इन ऑफर्स की बेस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, और अगर नहीं होता तो रीजन बतानी पड़ेगी। अगर हो जाता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं ना नहीं होगा तो फिर रीजन बतानी होगी। क्या कमी है इसमें? क्या कमी है इसमें बता। पहला, मोहसिन सेज टू नूर, मोहसिन नूर को कहता है। क्या कहता है मोहसिन नूर को? जरा पढ़ें। वो कहता है he is willing to sell his motorcycle to him for ₹20,000। बताइए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं, क्यों नहीं हुआ? उसने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ ठीक है, एक्सेप्ट, ये ऑफर है, और अगर एक्सेप्ट कर ले, अच्छा वो पूछता है इसकी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा, इस ऑफर की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकता है? हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑफर्स, यानी ये सारी ऑफर। अब आपने एज्यूम करना है अगली पार्टी ने कहा यस, हर केस में अगली पार्टी ने क्या कहा? यस। तो क्या इस ऑफर की बेस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है ए शू शाइनर स्टार्ट शाइनिंग वन शूज। शूज है मतलब वो जूते साफ करने वाला। ठीक है, बात कहता है ना, बाहर जाए सड़कों पे तो वो कुछ मेहनती बच्चे होते हैं, वो जूते साफ करके तो अपना रोजी रोटी भी कमा रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात अपने पढ़ने का खर्चा भी निकाल रहे होते हैं। तो शू शाइनर स्टार्ट शाइनिंग वन शू विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। उसे कहा किसी ने नहीं था, कोई बंदा आया, उसने उसके जूते साफ करने शुरू कर दिए। बताइए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकता है कि नहीं? क्यों? अगर वो ना रोके तो हाँ शाबाश, लेकिन हमने कहा था अज्यूम करें दूसरी पार्टी की तरफ से यस है, उसने कोई एक्शन, उसने सारे जूते साफ करवा दिए, ये जूते साफ कर, ये भी साफ कर भाई, ये इधर जरा दोबारा साफ कर। अब ये सारे जूते साफ हो गए, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया? क्यों? कहा तो नहीं था उसे। जूते साफ करवाने के बाद वो भाई कहे अब मैंने थोड़ी तुझे कहा था कि जूते साफ कर, अपनी मर्जी से किए। हाँ जी, ये एम्प्लॉयड ऑफर थी, और उसकी तरफ से उसने चुप करके जो सारे जूते साफ करवा लिए, ये उसकी तरफ से एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस थे। तो इस बी केस में भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक है जी, हो गया। सी, अरसलान ऑफर्स टू सेल हिज फर्नीचर टू अमजद फॉर ₹50,000 ऑन द कंडीशन दैट एडवांस पेमेंट इज मेड विद इन 3 days ऑफ द ऑफर। ठीक है, अब कंडीशन पूछा था ना कुछ कि कंडीशन ऑफर की एग्जांपल बता दे। ये ले आई कि आपने एग्जांपल दे दी कि आपको फर्नीचर बेचूंगा 2.5 लाख का, शर्त क्या है? एडवांस में पैसे दीजिए। कंडीशन क्या? अगर दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर ले, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा? यस, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। और अगर दूसरी पार्टी कहे 3 नहीं 5 दिन में पेमेंट करती हूं, फिर नहीं, क्योंकि काउंटर ऑफर हो जाएगी, जिससे ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाएगी। शाबाश। तो पहले तीनों केसेस में हमारा कंक्लूजन क्या निकला? के पीछे नहीं आगे देखो। क्या हमारा कंक्लूजन निकला? कि तीनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड क्रिएट हो सकता है। अब आगे डी, आजम रोड टू बाबर टू सेल हिज बुक एडिंग दैट इफ ही डिड नॉट रिप्लाई विद इन 5 days द ऑफर वुड बी कंसिडर्ड। अच्छा, ये कंसेप्ट उसने हमारी किताब में डिस्कशन नहीं किया हुआ। ठीक है, नहीं किया हुआ, ये मैं आपको एडिशनल, ये शायद एक्सेप्टेंस में आएगा मेरा ख्याल है। ठीक है, बहरहाल रूल बता देता हूं। रूल क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये कम्युनिकेट, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट, जैसे ऑफर का कम्युनिकेट करना जरूरी है, उसी तरह एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेट करना जरूरी है। अगर दूसरी पार्टी ने जवाब ही नहीं दिया तो क्या एक्सेप्टेंस हो गई? नहीं हुई। ये कहना अगर 5 दिन तक जवाब ना आया तो मैं समझूंगा आपकी तरफ से हाँ है,
जी, चुप को हाँ भी समझा जाता है, लेकिन वो लॉ में नहीं समझा जाता। लॉ में चुप को हाँ सुबह चंद एक केसेस में। अभी जूते वाली एग्जांपल थी ना, कौन सी एग्जांपल? जूते वाली एग्जांपल, उसमें चुप को हाँ समझा जाता था। कौन सी वाली एग्जांपल? जूते वाली एग्जांपल, उसमें चुप को हाँ समझा जाता था। ठीक है, तो इस वाली एग्जांपल में हाँ बस आपको 2-3 एग्जांपल बताएंगे, उसके अलावा एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट होना चाहिए, जरूरी है। क्लियर हो गया? तो बताइए इसमें क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ? नो। इकबाल डिस्प्लेज ए गुड्स फॉर एन ऑक्शन सेल, गुड्स को डिस्प्ले किया, इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, आप जा रहे थे, गुजरते थे, लेफ्ट साइड पे देखा दुकान थी, दुकान के अंदर एक बड़ा अच्छा सा गिफ्ट सजा हुआ था, उसके नीचे लिखा हुआ था 500। फौरन आप दुकान के अंदर गए, आपने कहा पैक करो, उसने कहा सर ये फॉर सेल नहीं है। बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं? नहीं, क्योंकि उसका वो उधर डिस्प्ले करना, यस इन्विटेशन टू ऑफर है। आपका उसको कहना कि भेज तो ये ऑफर, तो इकबाल ने डिस्प्ले, इसमें एक्सेप्ट, ये इन्विटेशन टू ऑफर है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। एफ, गुड्स वर डिस्प्लेड इन ए डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर सेल एंड सेल्फ सर्विस सिस्टम वाज देयर। सेल्फ सर्विस सिस्टम का मतलब है जाओ घूमो फिरो दुकान में, जो चीज अच्छी लगे उठा के खुद ही ले आओ। हमारे किसी एम्प्लॉय को ना कहना कि उठा के लेके आए, क्या करो, घूमो फिरो, जो चीज अच्छी लगे उठा के काउंटर पे ले आओ। ये सर, तो काउंटर, वन कस्टमर सेलेक्टेड एन आइटम, कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं। जब कस्टमर ने आइटम को सेलेक्ट किया, ये कस्टमर की तरफ से ऑफर है। इनकी तरफ से एक्सेप्टेंस कब होगी? स्टोर की तरफ से जब वो स्कैन करके रसीद काटेगा। जी क्लियर हो गया? पहले 3 में यस कॉन्ट्रैक्ट और बाकी डी एफ में नो कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं जी असाइनमेंट। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई चीज आप डिस्कस कर? 6, Badr, who is the owner of Mashhoor Associates, sent one of his employees Aftab in search of his pet horse which had been missing for 5 days. उसने आफ्ताब को भेजा, जो उसका एम्प्लॉय था। एम्प्लॉय का काम होता है एम्प्लॉयर जो कहे वो करना, तो एम्प्लॉयर ने कहा जाओ ढूंढ के लाओ घोड़ा। बदर advertised a reward of ₹20,000 in a newspaper for anyone who finds his missing horse. ये तो बड़ा अच्छा, बड़ा नहीं, वो दूसरा था, वो डॉग वाला केस था, ये तो हॉर्स वाला है। वही है। अब कल को आई क्या हैन के साथ पूछ लेगा, आप कहेंगे सर ने क्या स्टडी तो करवाई नहीं है हैन वाली, सर ने डॉग वाली करवाई थी, हॉर्स वाली। वही कंसेप्ट है। आफ्ताब अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, इसमें सबसे अहम लफ्ज पता क्या है? अनअवेयर, कम्युनिकेट नहीं हुई ऑफर, ये चीज। एडवर्टाइज, ट्रेस द हॉर्स, सब्सिक्वेंट, उसने हॉर्स ट्रेस कर लिया। बाद में ऑन नोइंग दैट द रिवार्ड आफ्ताब क्लेम्ड इट फ्रॉम बदर, बाद में जब उसे पता चला कि इसमें तो रिवार्ड था, उसने कहा रिवार्ड तो दे सर जी। पहला कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आइडेंटिफाई दैट, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक बताएं। हमारे सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा और भी एक्ट है ना, तो वो लिखता होता है सवाल में कि किस एक्ट के मुताबिक आंसर देना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर विच वाज मेड बाय बदर, आल्सो स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवार्ड। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ठीक है, या आफ्ताब, या अच्छा केस स्टडी में बेहतर होता है आप ऑफर, ऑफरी, प्रोमिजर, प्रोमिजी की बजाय नाम लिखे। बिकॉज आफ्ताब वाज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर प्राइस मेड बाय बदर। ठीक है, बदर है भाई, बाबर किधर से आ गया? बदर है ये। सर इसके जो एम्प्लॉय है उसको पता तो हो उस ऑफर का, लेकिन जो उसका जिसका वो एम्प्लॉय है वो उसको खुद में लेके जाओ, तुम भी जाके घोड़ा या जो भी चीज है वो जाके ढूंढ के लेके आओ, फिर वो लायबल होगा उसको पे करने के लिए? नहीं, जब किसको, देखिए क्वेश्चन ये है कि जो पर्सन चीज ढूंढने जा रहा है क्या उसे प्राइस का पता है या नहीं। सारी केस स्टडी इस एक सवाल पे टिकी है। अगर तो उसको पता है, लेकिन भेजा उसके नहीं पता है तो फिर चाहे उसी ने भेजा है, वो उसको मिलेगा, उसका प्राइस उसको मिलेगा। उसने लिखा है एनीवन, ये थोड़ी लिखा है एनीवन एक्सेप्ट आफ्ताब। एनीवन का मतलब एनीवन। ठीक है जी, एडवर्टीजमेंट के अल्फाज में नोट करें, एनीवन मतलब एनीवन। ठीक है, आपका कंसेप्ट वो कोई और एक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके जहन में है तो वो ठीक है, लेकिन मैं अभी उसकी तरफ डिस्कशन नहीं करना चाहता। जी मैं पूछिए। अगर आपने ढूंढ लिया है और लेकिन अब वो जाके उसको बदर को बताने से पहले मतलब छुपाता है उससे पहले,
छुपाएगा क्यों? छुपाएगा क्यों? एक मिनट, अच्छा चले ठीक है, वो वापस ला रहा था, रास्ते में उसने इश्तिहार देखा, ठीक है, इश्तिहार देखा, उसको पहले जो खरीद, तो वो क्या करेगा? अगर तो वो एज इट इज घोड़ा वापस ले आता, तो याद रखे जिस वक्त उसने एक्ट किया ना, एक्ट किया, और उसे पता है उस वक्त उसे नहीं पता था, प्राइज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उस वक्त वो उस घोड़े को छोड़ दे और 2 सेकंड बाद फौरन पकड़ ले, देखिए जिस तरह का सवाल फिर उस तरह का जवाब है। तो इस सूरत में अब जब उसने घोड़े को ढूंढा, उसे ऑफर का पता था, अब उसे प्राइज मिलेगा, ठीक है, अब उसे प्राइज मिलेगा, ठीक है। वो छोटे होते थे ना, हम छोटे तो ना कहानियां पढ़ते थे, वो बच्चों की कहानियां होती है, मुझे बड़ा पढ़ने का शौक था वो कहानियां, तो उसमें नॉर्मली इस तरह होता था कि बादशाह की बेटी होती थी, वो जिन उसे उठा के ले जाता था, तो बादशाह एक ऑफर करता था कि जो कोई भी मेरी बेटी को ढूंढ के लाएगा उससे उसकी शादी कर दी जाएगी और आधी सल्तनत भी उसके नाम दे दी जाएगी। बताइए ये जनरल ऑफर होती थी कि स्पेसिफिक? जनरल। उसमें एक गरीब लकड़हारे का बेटा घर से जाता था। अच्छा मुझे बताएं, अगर वो अखबार पढ़े बगैर ही रास्ते में देखे कि कोई जिन किसी शहजादी को उठा के लेके जा रहा है, जिनको मार के वापस ले आए, क्या उसकी शादी होगी? क्यों नहीं होगी? का पता ही नहीं है उसको, शाबाश। लेकिन जब उसे पता चल जाए और फिर उसके बाद वो उसे ढूंढने निकले, अब अगर वो कंडीशन पूरी कर देता है, हाँ ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, चलिए और गए जी जी। बादशाह सलामत क्या कह रहे हैं? नहीं पूछे नहीं, ठीक हो गया, कंसेप्ट क्लियर है, शाबाश। देखा मिसाल अच्छी हो तो कंसेप्ट क्लियर हो ही जाते हैं। आगे चलते हैं अगली केस स्टडी पे। अगली केस स्टडी पे अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेज। अच्छा ये केस स्टडी आपका वो जो कंसेप्ट है ना, इनविटेशन टू ऑफर, उसको टेस्ट करेगी, उसको पक्का करेगी। कह रहे अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आदिल्स डीएचए प्रॉपर्टी सेंड हिम दिस लेटर ऑन 1 मार्च 2019। अहमद ने लेटर भेजा, आई हैव हर्ड दैट यू आर सेलिंग योर डीएचए प्रॉपर्टी, I am very much interested in purchasing it. Will you please consider selling the same to me? आगे सुनिए, What is the highest price you have been offered so far? उसने ये नहीं पूछा कि मुझे किस प्राइस में बेचोगे, अल्फाज पे गौर करें, क्या पूछा? आपको अभी तक हाईएस्ट रेट क्या लगा है बताइए, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइस बताइए। क्या ये ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर? हाँ वो इंफॉर्मेशन ले रहा है ना, इंफॉर्मेशन, मुझे फर्दर इंफॉर्मेशन दीजिए। अच्छा आगे चलते हैं। आदिल रिप्लाइड द हाईएस्ट कोट फॉर द प्रॉपर्टी टिल नाउ इज ₹35 मिलियन। गौर से पढ़िए, क्या ये आदिल की तरफ से ऑफर है या ये भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है? पक्का उसने ये नहीं कहा कि आई विल सेल यू प्रॉपर्टी फॉर 35 मिलियन, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा कि अभी तक मुझे सबसे जो, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है। इसका यह मतलब नहीं है कि आदिल 35 मिलियन में उसे बेचने को तैयार है, यह मतलब नहीं है। फिर अहमद रिप्लाइड आई एग्री टू बाय योर डीएचए प्रॉपर्टी फॉर ₹36 मिलियन। यहां पे रुक के बताइए, ये ऑफर है या एक्सेप्टेंस है? ये ऑफर है। आज कह रहे हैं आई एग्री टू बाय, भाई उसने थोड़ी ऑफर की हुई है कि आई एग्री टू सेल यू 36 मिलियन। आदिल ने तो नहीं ना की हुई, अहमद कह रहा है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी 36 मिलियन में बाय करने को तैयार हूं। आदिल ने कहीं पे भी ये नहीं कहा हुआ कि मैं 36 मिलियन में तुम्हें सेल करने को तैयार हूं। ऑफर कहीं पे भी नहीं है, इंफॉर्मेशन है, ऑफर कहीं पे भी नहीं है। अब ये भाईजान पूछे सर ये स्लाइडर कितने का खरीदा आपने? मैं कहूं 1500 का। कहे ये ले सर 1500, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो भाई तेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, ये थोड़ी है। कल ला को पूछे सर वास्टर कितने की है? ऐसे नहीं कॉन्ट्रैक्ट होते, ऐसे नहीं होते। तो क्या यहाँ पे आई एग्री टू बाय डीएचए प्रॉपर्टी 36 मिलियन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं हुआ। सब्सिक्वेंटली क्योंकि ये ऑफर है, ये ऑफर है, अहमद आदिल को ऑफर कर रहा है। Subsequently, Adil received an offer from Hamid quoting 38 million for property. बाद में आदिल को 38 मिलियन की कोटेशन मिल गई। आदिल किसको बेचेगा? 38। क्योंकि अब आदिल के पास दोनों ऑफर है, अहमद की भी ऑफर है, हामिद की भी है।
तो वो जाहिर है हामिद की ऑफर। व्हाट विल बी अदर्स लायबिलिटी टुवर्ड्स अहमद इफ ही विशेस टू मेक द सेल टू हामिद? क्या लायबिलिटी है? नो लायबिलिटी। क्यों नो लायबिलिटी? बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। ठीक है, क्लियर हुई है बात? अच्छा, आप एक चीज नोट कीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन केस स्टडी मार्क्स सिर्फ 2, और अभी तो आपको इससे भी आगे की बात बताऊं, कुछ एमसीक्यूज हमारे सिलेबस में एमसीक्यूज है ना एग्जाम में, कुछ एमसीक्यूज इससे भी बड़े हैं और मार्क कितने 1 या 1.5। तो इसीलिए अपनी रीडिंग पावर को बढ़ाएं, क्योंकि आई कैप एमसीक्यूज में, और अब कुछ चूंकि केस स्टडी में और रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में एक बड़ा फर्क है। क्या केस स्टडी में इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, केस स्टडी का क्वेश्चन बड़ा होता है, और चूंकि आई कैप का फोकस अब केस स्टडी के ऊपर बड़ा है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी रीडिंग करने की आदत डालनी चाहिए, ज्यादा पढ़ने की। क्लियर होगा? वरना ये ना कहिएगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क्स सिर्फ 2, तो ऐसे हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो असाइनमेंट होगी आपकी कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम असाइनमेंट में? चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, क्योंकि हमें पहले से अंदाजा था कि असाइनमेंट डिस्कस करनी है ना, तो टाइम उसमें निकल जाए। रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर। सबसे पहले तो वर्ड रिवोक को जहन में रखें, ये आपके लिए नया वर्ड है। रिवोक का मतलब होता है कैंसल करना या कैंसल होना। यह है REVOKE, रिवोक वर्ब है, और अगर इसको नाउन में कन्वर्ट करें रेवोकेशन, ठीक है, वर्ब में के आता है, के और इधर सी है। चले, रेवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर कैसे कैसे खत्म हो सकती है, या और ऑफर खत्म तो आपको पता है सारी बात खत्म। रेवोकेशन बाय ऑफरर, यानी जो ऑफर कर रहा है वो ही चाहे तो ऑफर को रिवोक कर सकता है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसे रिवोक करना है। क्या आप ये मार्कर 100 रुपए में खरीदेंगे? चले रहने दें, ऑफर की एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक कर दिया। क्या आप ये मार्कर 100 रुपए में खरीदेंगे? यस? नहीं, रहने दें, मैंने नहीं बेचना। अब रेवोकेशन इफेक्टिव है क्या? नहीं। क्यों नहीं? एक्सेप्टेंस हो चुकी। जिस दिन क्या, जिस वक्त एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दी मुझे, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अगर इन्होंने अपना माइंड बना लिया था एक्सेप्ट करेंगे, कम्युनिकेट नहीं किया, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी अगर ये साइलेंट रह के सोचते रहते हैं और मैं मीनवाइल कैंसिल कर देता हूं, तो ऑफर कैंसिल। क्लियर हो गई ये बात? तो पहला तरीका क्या है ऑफर को कैंसिल करने का? ऑफर करने वाला ही कैंसिल कर दे, लेकिन इसमें शर्त क्या है, ट्विस्ट क्या है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले एक्सेप्टेंस हो गई, फिर आप ऑफर को रिवोक, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आगे चले जी। चलिए नेक्स्ट फेसबुक पे किसी भाईजान को अगर ये भाई फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो क्या भेजने के बाद उसको कैंसिल कर सकते हैं? अच्छा कैंसिल, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो कैंसिल हो जाती है। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट कर लें उसके बाद कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, उसके बाद अनफ्रेंड ही करना पड़ेगा। ठीक है, कैंसिल नहीं, और अनफ्रेंड करने का मतलब ब्रीच ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट कैंसिल करना और चीज है, वो ब्रीच ऑफ रिलेशन, तब तो रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं हुआ, लेकिन एक्सेप्ट होने के बाद कैंसिल करना ब्रीच कहलाता है। तो ऑफर को आप कैंसिल कर सकते हैं एक्सेप्टेंस से पहले, बाद एक्सेप्टेंस के बाद तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। दूसरा रेवोकेशन बाय ऑफरी। ठीक है जी। अब ये देखिए, इन्होंने क्या आप ये मार्कर 100 रुपए में खरीदेंगे? नो, ये रेवोकेशन बाय ऑफरी है। पहले ऑफरर की तरफ से ना थी, अब किसकी तरफ से ना है? ऑफरी की तरफ से ना। लेकिन याद रखें, ये रेवोकेशन तब इफेक्टिव समझी जाएगी जब मेरे नॉलेज में आएगी, व्हेन इट रीचेज मी। अच्छा, ला 2 अल्फाज यूज करता है कि कोई भी चीज तब कम्युनिकेट होगी जब वो दूसरी पार्टी तक पहुंचेगी। कभी ये कहता है और कभी कहता है जब दूसरी पार्टी के नॉलेज में आएगी। दोनों में टेक्निकली स्पीकिंग फर्क है, नॉलेज वाला ज्यादा बेहतर लफ्ज है। ठीक है, तो जब, लेकिन आपके सिलेबस की हद तक दोनों एक ही है। वो एज्यूम करता है जब कोई किसी के पास रीच हुई तो अच्छा अब सुनिए, अब इसमें ट्विस्ट लेके आऊं अगर इजाजत दे तो। फर्ज कीजिए हमारी ये सारी कम्युनिकेशन हो रही है लेटर के जरिए, राइटिंग के जरिए। मैंने इनको लेटर लिखा, क्या आप
100 रुपए में ये मार्कर खरीदेंगे, इनके पास पहुंचा, इन्होंने पढ़ा, इन्होंने कहा नो और लेटर सेंड कर दिया 10 तारीख को, लेटर मुझ तक पहुंचेगा 12 को, 11 तारीख आ गई, लेटर मुझे तो अभी नहीं ना मिला, ठीक है। इन्हें लगा यार ये तो बड़ी अच्छी डील थी, मैं तो ऐसे ही नो कर बैठा। इन्होंने मुझे फोन किया और मुझे कहा यस ऑफर मंजूर है। बताइए ऑफर एक्सेप्ट हुई कि रिवोक हुई? एक्सेप्ट क्या भाई, एक दिन पहले लिख तो चुके हैं, हाँ पहुंचा तो नहीं है ना। तो लॉ में याद रखें, लॉ का एक जनरल रूल है, चीजें तब इफेक्टिव समझी जाएंगी जब वो कम्युनिकेट होंगी। लेकिन ये जनरल रूल है, इसकी एक आधी एक्सेप्शन इधर उधर आ गई तो संभाल लीजिएगा, ठीक है जी। रिटर्न का रिप्लाई रिटर्न करना जरूरी नहीं? बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरी नहीं। अगर कंडीशन लगा दे कि रिटर्न चाहिए फिर रिटर्न होना जरूरी है, वरना अगर कंडीशन नहीं लगाई हुई तो जवाब देना जरूरी है, चाहे जैसे मर्जी। भाई ये बात समझ आ गई, रेवोकेशन बाय ऑफरर और रेवोकेशन बाय ऑफरी। और ये इफेक्टिव कब होती है? रीचीज वाली बात। चलिए, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, वही बात, भाई 25 से पहले पहले ज्वाइनिंग करने आ जाना और वो 25 के बाद आता है, ऑफर खत्म। 25 को नहीं आया, ऑफर खत्म। आपने एडमिशन चाहिए तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, ऑफर खत्म, ठीक है जी। पासिंग आई कैप, शायद मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन आई कैप पीआरसी के स्टूडेंट को एग्जाम देने की इजाजत तब देता है जब उनका इंटरमीडिएट पास होता है। लेकिन वो कहता है कि जी आप रजिस्ट्रेशन पहले कर लें, ठीक है, तैयारी शायरी शुरू करें, अभी पेपर दे दिए हैं, पेपर रिजल्ट के बाद दे दीजिएगा। लेकिन पेपर देने की कंडीशन होती है क्या? इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले एप्लीकेशन तो जमा करवा दी लेकिन खुदा ना खास्ता पास नहीं हो सका तो क्या वो पेपर दे सकेगा? क्यों नहीं दे सकेगा? क्योंकि उसका एडमिशन कंडीशनल था और वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर सका। क्लियर हो गई ये नॉन फुलफिलमेंट कंडीशन वाली बात। पासिंग ऑफ स्टिपुलेटेड का मतलब स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड का मुश्किल नाम रखा हुआ है हम लोगों ने स्टिपुलेटेड, ताकि स्टूडेंट्स को समझ ना आए। पासिंग ऑफ स्टिपुलेटेड, अगर कहा 25 तारीख तक जवाब आ जाए और 25 तारीख गुजर गई जवाब नहीं आया तो ऑफर कैंसल, ठीक है। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, ठीक है। ये कभी आपने देखा, कभी कभार लिखा होता है ये ऑफर 30 अप्रैल तक के लिए है। अगर लिखा हुआ 30 अप्रैल तक और 30 अप्रैल गुजर जाए, पास हो जाए मींस गुजर जाए, ऑफर खत्म। और अगर लिखा हो ये ऑफर महदूद मुद्दत, डेट नहीं लिखी, लिखा है महदूद मुद्दत के लिए है, फिर कब तक रहेगी? जब तक है जान, और नहीं भाई, और रीजनेबल टाइम तक, ताकि हमें थोड़ी रहेगी। और जब भाई फिर से सुनने, जब ऑफर में टाइम स्पेसिफाइड है, टाइम गुजर जाए ऑफर खत्म। और अगर ऑफर के साथ टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया तो रीजनेबल टाइम गुजरने के बाद ऑफर खत्म। और लॉ कहता है व्हाट इज रीजनेबल टाइम, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ये जज फैसला करता है कि किस में क्या रीजनेबल टाइम था, ठीक है जी। तो सर हमने भी अपने केस स्टडीज में यही बताना होगा कि बिल्कुल रीजनेबल टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम और रीजनेबल टाइम, बिल्कुल टाइम केस टू केस डिपेंड करता है। ये लाइन लिखनी होगी, शाबाश, ये लाइन लिखनी होगी। नहीं, टाइम अगर नहीं बताया हुआ तो लॉ कहता है रीजनेबल टाइम होगा। नहीं, वो जी जी देखें, स्पेसिफिक प्रोविजन ओवरराइड जनरल प्रोविजन, लॉ का रूल होता है। जिस चीज के ऊपर लॉ ने क्लियरली कोई एग्जांपल दे दी ना, वो अप्लाई होगी ही होगी, ठीक है। सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर एग्री होना ऑफर में जरूरी है, लेकिन लॉ कहता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर टाइम या प्लेस या प्राइस एग्री नहीं हुई तो ये रूल लगेगा। लॉ ने बताया हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने टाइम या प्लेस या प्राइस एग्री नहीं की तो ये रूल लगेगा। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप उछल पड़ेंगे, लेकिन अगर एग्जांपल समझ आ रही है तो प्रॉब्लम कोई नहीं। टाइम कितना रह गया? चले, जब प्राइस एग्री ना हो तो रीजनेबल प्राइस होती है। मैंने कहा क्या आप ये मार्कर खरीदेंगे? इन्होंने कहा मैं मार्कर खरीदूंगा। प्राइस एग्री नहीं की, डील हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। प्राइस क्या होगी भला? जो मार्केट में है,
अब आपके जहन में सवाल ये आ रहा होगा, अगर प्राइस एग्री नहीं है तो रीजनेबल समझी अज्यूम की जाती है, तो फिर अनसर्टन कब होती है? अनसर्टन की एग्जांपल दूं? ये देखिए, क्या आप ये मार्कर 100 रुपए में या 200 रुपए में खरीदेंगे? अब ये अनसर्टन हुई है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना कहता क्या आप ये मार्कर खरीदेंगे, प्राइस कोट नहीं की और ये यस कर देते हैं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें प्राइस क्या लॉ कहता है होगी? रीजनेबल। ये केस में उन्होंने क्लियरली ये रूल इशू किया था। क्लियर हुआ? अच्छा, डेथ और इनसैनिटी ऑफ पार्टीज बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से पहले अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाए, जैसे ऑफरर ने ऑफर की, एक्सेप्ट करने से पहले ऑफरी की डेथ हो गई। देखिए, एक्सेप्ट करने से पहले कहना, बाद में नहीं कह रहा, बाद में तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हो ना तो लिखा होता है कि वाली वारसान इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। बाद में नहीं, एक्सेप्ट करने के बाद की डेथ नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? ऑफरर ने ऑफरी को कहा, ए भाई क्या ये तुम मेरी मोटरसाइकिल खरीदते हो 20,000 में? ऑफरी सोच रहा है, सोचते सोचते डेथ होगी उसकी, गहरी सोच में डूब गया था। इसलिए कहता हूं ओवर थिंकिंग ना किया करें। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? ऑफर खत्म, ऑफर खत्म। ठीक है। अच्छा, अगली बात सुने। अब वो है ऑफरर। ऑफरर ने ऑफर की, ठीक है, ऑफरी सोच रहा है, ऑफरर की डेथ हो गई, ऑफरर की डेथ हो गई। क्या ऑफर रिवोक हुई? इंटरेस्टिंगली ट्विस्ट है इसमें। इट डिपेंड्स, क्या ऑफरी को पता है डेथ का? अगर ऑफरी को डेथ का पता चल गया, ऑफर रिवोक। लेकिन खुद सोचें, अगर ऑफरी को डेथ का पता नहीं चला और वो यस कर देता है, तो क्या इसका कसूर है कोई? तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑफरी ने यस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लिखें, ऑफरी ने यस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑफरी ने यस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लिखना, लिखना, लिख नहीं लिखा। ऑफरी ने यस कर दिया। कल आपने ये इस तरह की नेगोशिएशन की थी जिसमें वेटिंग वर्क की थी, वो था सब्जेक्ट मैटर। एक होता है पार्टीज, एक होता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर वो है जिसकी सेल परचेज हो रही है, पार्टीज वो है जो सेल परचेज कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर की डेथ हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। पार्टीज की डेथ हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट नॉट खत्म। भाई बात समझ नहीं समझ आई? ये अगली बात यही है, अगली बात यही है। काउंटर ऑफर तो पता ना आपको। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ पार्टीज की बात नहीं कर रहा, पार्टीज की बात ऊपर कर रहा था। पार्टीज में और सब्जेक्ट मैटर में फर्क है, समझ आ रही है आपको? ए भाई, रेस का घोड़ा है, खरीदते हो 10,000 में जी सर जी। अभी लो, उधर गए, घोड़ा गिरा पड़ा था। ठीक है। अगर पार्टी में से कोई फारग हो जाए ना, तो कॉन्ट्रैक्ट वाली वारसा ने पूरा करना है। पार्टीज जीवित हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, पार्टीज को कुछ नहीं हुआ। सब्जेक्ट घोड़ा वो मर गया। अब क्या? अब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वैलिड होगा कि खत्म हो गया? खत्म हो गया। सब्जेक्ट मैटर में पार्टीज में फर्क है। नहीं समझ आ रहा ये फर्क आपको? तो किसकी डेथ होने से कॉन्ट्रैक्ट फारग हो जाता है? घोड़े की नहीं, सब्जेक्ट मैटर की, सब्जेक्ट मैटर की। केस स्टडी में गधा ले आया, आप तो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्जेक्ट मैटर की डेथ से खत्म, खत्म। और भी काम है गधे घोड़े आई कैप को, आपका रिजल्ट बनाता है बड़ी मुश्किल से। भैया क्लियर हुआ? सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रैक्शन बात समझ आ गई? कैसे समझ आई? नहीं, कोई दिमाग के अंदर बत्ती है कि जब समझ आ जाए ग्रीन सिग्नल है ना सर? ऐसे थोड़ी होता है। जब तक लिखेंगे नहीं, रिटर्न, जब तक सॉल्यूशन के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, आपको नहीं। जिंदगी में ना बाज़ औक़ात हमें बड़ी गलतफहमियां हो जाती हैं। आपको लग रहा होता है कि ये मुझे कंसेप्ट आ गया, हालांकि असल में वो कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया होता। आपको लग रहा होता है कि ये बंदा बड़ा अच्छा है, हालांकि वो बंदा अच्छा नहीं होता। तो इसलिए गलतफहमी को दूर करने का तरीका क्या है? उस्तादों से सीखें, सीखें।
और उस्ताद क्या सिखा रहे हैं आपको कि आज की होम असाइनमेंट रिटन फॉर्म में करके आनी है, रिटन फॉर्म करके आएंगे जी। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।